नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन चुनाव की चाल तो समझिए। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर आपको दिखाएंगे। खबर के अंदर की एक एक चाल भी आपको समझाएंगे। पहले झट से देख लीजिए 4 बड़ी खबरें। महिलाओं को नीतीश की 10,000 की सौगात वाली चुनावी चाल को समझिए। खेल पर नीतीश के फोकस के पीछे की चुनावी चाल को समझिए। चुनाव की चाल को समझाते हुए प्रधानमंत्री को गाली और चुनाव में जो मुद्दा गरमाया है उस पर भी आपको समझाएंगे। चुनाव की चाल में समझाएंगे आपको वोट चोरी, तो फिर कांग्रेस आरजेडी का वोट कैसे बढ़ा। इन तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। और चलिए सबसे पहली खबर की शुरुआत करेंगे। बिहार में चुनाव से पहले बड़ा तोहफा दिया जा रहा है और बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दे दिया है, एक बड़ी सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए रोजगार योजना के तहत किसी भी परिवार की एक महिला को रोजगार के लिए 10,000 रुपए पहली किस्त के रूप में दी जाएगी। अब इस पर सियासत तेज हो गई है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद चुनाव की चाल समझाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। एक बार फिर सीएम ने महिलाओं को तोहफा दिया है। ये तोहफा है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का, जिसे नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार के लिए 10,000 रुपए की राशि पहली किस्त के रूप में दी जाएगी। महिलाओं से आवेदन मंगाया जाएगा और सितंबर 2025 से ही महिलाओं के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर होने लगेंगे। महिलाओं के रोजगार शुरू करने के 6 महीने के बाद आकलन करते हुए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, मुझे विश्वास है कि इस योजना के क्रियान्वयन से न सिर्फ महिलाओं की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी, बल्कि राज्य के अंदर ही रोजगार के बेहतर अवसर भी मिलेंगे तथा मजबूरी में लोगों को रोजगार के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सीएम नीतीश कुमार के फैसले पर अब सियासत शुरू हो गई है। एनडीए के नेता इस फैसले को सरकार के कल्याणकारी काम का हिस्सा बताने के साथ ही मास्टर स्ट्रोक भी बता रहे हैं। कोई अपने परिवार के लिए जीता है और नीतीश कुमार जी बिहार की बेटियों के लिए जीते हैं, महिलाओं के लिए जीते हैं। तो वहीं कांग्रेस इसे चुनावी चूरण बताने में जुटी है। तो बिहार की जनता को चुनावी चूरन, चुनावी लॉलीपॉप, चुनावी जुमले के तहत ये इसको परोस रहे हैं। चुनाव है तो विपक्ष फैसले को चुनावी बता रहा है। हालांकि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार की ये कोई पहली योजना नहीं है और अब तक महिलाएं भी नीतीश कुमार के लिए साइलेंट वोटर बनकर खड़ी रही हैं। इस बार विपक्ष की नजर नीतीश के इसी वोट बैंक पर है। न्यूज 18 के लिए संवाददाता संजय और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब चुनाव की चाल तो समझ लीजिए। आधी आबादी पर नीतीश सरकार का फोकस है। महिलाओं की मांग पर शराबबंदी लागू की गई। लगातार महिलाओं के लिए काम नीतीश सरकार ने किया। नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण की बात हुई और उसको लागू किया गया। इसके अलावा देखिए 100% डोमिसाइल पंचायती राज में, 50% आरक्षण नगर निकायों में, 50% आरक्षण विधवा पेंशन में भी दिया गया और इसकी राशि भी बढ़ाई गई। जीविका समूह का गठन किया गया ताकि जीविका दीदी बेहतर काम कर सके और उसके लिए जीविका समूह का गठन किया गया। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, स्नातक पास करने पर 50,000 रुपए, इंटर पास करने पर भी 25,000 रुपए सरकार की तरफ से। आशा ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय सरकार ने बढ़ाया, रसोइयों का मानदेय भी बढ़ा। तो कुल मिलाकर जो कोर वोट बैंक है जेडीयू का या कुल मिलाकर कहिए एनडीए का, उस पर फोकस रहा। 2020 में किस पार्टी से कितनी महिला उम्मीदवार थी, अब ये भी जान लीजिए। देखिए आरजेडी के कुल 144 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 16 महिला उम्मीदवार थी। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के कुल 115 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और इनमें से 22 महिला उम्मीदवार थे। बीजेपी के 110 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, 13 महिलाएं थी उसमें। कांग्रेस की बात की जाए तो 70 में से 7 महिला उम्मीदवार थी।
अब मतदान में महिला वोटर्स की भागीदारी भी देख लीजिए। ये आंकड़े हमने आपके सामने रख दिए हैं। 2010 की सबसे पहले बात करते हैं। पुरुष वोटर्स की संख्या 53% और महिला मतदाताओं की संख्या 54.5 यानी कि 55% थी। 2015 की बात करते हैं। मेल वोटर्स की हिस्सेदारी 51% थी, महिला वोटर्स की संख्या 60%। 2020 के आंकड़े देख लीजिए। 2020 में 54.6% पुरुष मतदाता थे, जबकि 59.7 यानी कि करीब 60% महिलाओं की भागीदारी सरकार बनाने में थी। इन आंकड़ों को देखकर यकीनन आप कह सकते हैं कि चुनाव में महिलाएं किंग मेकर की भूमिका में हैं। महिलाओं की ज्यादा वोटिंग का रिजल्ट क्या रहा? तो इसका जवाब यह है कि 2010, 2015 और 2020 में नीतीश कुमार की सरकार बनी और इन्हीं रिकॉर्ड्स को देखते हुए, इन्हीं की बदौलत एनडीए 2025 में भी सरकार बनाने का दावा कर रहा है। चलिए आगे खबर पर बात करें तो राजगीर की यह खबर। राजगीर में मेजर ध्यानचंद की जयंती समारोह के मौके पर पुरुष हीरो एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आगाज हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। हीरो एशिया हॉकी चैंपियनशिप में कुल 8 देश के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। आपको इस पर रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद खबर को विस्तार से समझाएंगे। और इसी के साथ हीरो पुरुष एशिया हॉकी कप 2025 का आगाज हो गया। राजगीर में मेजर ध्यानचंद की जयंती समारोह के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने चैंपियनशिप ट्रॉफी का उद्घाटन किया। बिहार में ये पहली बार हुआ जब पुरुष हीरो एशिया हॉकी चैंपियनशिप हो रहा है। इस चैंपियनशिप में कुल 8 देश के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन 4 मैच हुए। मलेशिया ने बांग्लादेश को 4-1 से हराया तो साउथ कोरिया ने चीनी ताइपे को हराया। वहीं जापान ने कजाकिस्तान को 7-0 से हरा दिया। लेकिन सबसे बड़ी जीत भारत की रही। भारत ने चीन को 4-3 से हराया। जो मैच रहा है आज का इतना इजी नहीं था जी, बट आई थिंक ये पहले हमने बात भी की है और मैंने बोला भी था कि कोई भी टीम यहाँ पे इजी नहीं है और आई थिंक ये अच्छा लेसन मिला है हमें आज। जिस राज्य के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम में गाय भैंसें दिखती थीं, जिस राज्य के स्टेडियम में पानी भर जाता था, जिस राज्य के क्रिकेट बोर्ड की मान्यता तक रद्द कर दी गई थी, उस बिहार में खेल को लेकर आश्चर्यजनक बदलाव हुए हैं। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार ने हाल के दिनों में खूब काम किया है, जिसका नतीजा है कि लगातार बिहार में अंतर्राष्ट्रीय मैच हो रहे हैं। सवाल है कि क्या खेल के लिए किए गए इन कामों का असर चुनाव में भी होगा? न्यूज़ 18 के लिए नालंदा के राजगीर से अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चुनाव की चाल को समझने से पहले जान लीजिए कि बिहार खेल के मामले में पिछड़ा माना जाता रहा है, लेकिन अब बिहार खेल जगत में नया अध्याय भी लिख रहा है। खेल खिलाड़ी पर नीतीश सरकार का फोकस है। बदल रही है बिहार की छवि। बिहार में कई अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुए। 2025 में बिहार में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेलो इंडिया यूथ गेम्स, सेपक टेकरा वर्ल्ड कप हुआ। इसके अलावा देखिए महिला एशिया कप हॉकी और पुरुष एशिया कप हॉकी, ये तमाम खेलों का आयोजन हुआ। खेल को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार के बड़े फैसले सामने आए। राजगीर में 750 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया। देश का दूसरा सबसे बड़ा खेल लाइब्रेरी बना। राजगीर में पटना में अत्याधुनिक खेल परिसर। राजगीर में देश का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। गांव-गांव में स्पोर्ट्स अकादमी बन रही है। कोचिंग सेंटर और स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है ताकि खिलाड़ियों को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। नीतीश सरकार की योजना मेडल लाओ नौकरी पाओ भी काफी चर्चा में रही। ये सब कुछ खिलाड़ियों के लिए नीतीश सरकार कर रही है। अब देखिए बिहार खेल सम्मान 2024 में सम्मानित जो खिलाड़ी हैं वो भी देख लीजिए। खिलाड़ी 615 और ट्रेनर की संख्या इसमें 21 है। खेल संघ की संख्या 4 है और खेल अधिकारी की संख्या भी 4 है। बिहार खेल सम्मान 2024 में 644 लोग सम्मानित किए गए। 7.5 करोड़ रुपए सम्मान के रूप में दिए गए। बिहार में खेल सम्मान 2023 की अगर बात की जाए तो 1272 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और इस पर खर्च हुआ 15.5 करोड़ रुपए।
अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हुए विवादित टिप्पणी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को गाली देने का मामला चुनाव में गर्म मुद्दा बन चुका है। राहुल और तेजस्वी के मंच से पीएम को गाली देने का विरोध बीजेपी कर रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। उधर कांग्रेस पर इस पर कुछ भी खुलकर बोलने से बच रही है। पीएम के बयान पर इस वक्त पीएम को लेकर जो विवादित बयान दिया गया उस पर बिहार में हालात क्या हैं, आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को गाली देने पर खूब सियासत हो रही है। पीएम मोदी को अपमानित करने पर आग बबूला हुई बीजेपी राहुल और कांग्रेस पर चौतरफा हमला कर रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है कि जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी की और देश की जनता की जरूर माफी मांगे। प्रधानमंत्री को गाली देने पर सीएम नीतीश ने भी आपत्ति जताई है। सोशल मीडिया पर नीतीश ने लिखा, दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के मंच से पीएम मोदी और उनकी माताजी के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। ये अत्यंत अशोभनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूं। ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी या उनकी मां को गाली दी गई। इस पर पीएम खुद अपनी पीड़ा भी व्यक्त कर चुके हैं, वो भी सुनिए। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। पीएम को गाली देने पर बैकफुट पर आई कांग्रेस अब सफाई दे रही है। मैं उसकी निंदा करता हूं, उसकी भर्त्सना करता हूं। कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं था। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम को गाली देने के बाद कांग्रेस चारों तरफ से घिर चुकी है। बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस पूरी तरह बचाव की मुद्रा में आ गई है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज और बेतिया रिपोर्टर मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको चुनाव की चाल समझा देते हैं। कब कब कांग्रेस ने क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, किस नेता ने क्या बयान दिया, वो आपके सामने रख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की सबसे पहले बात, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला सांप बताया। शंकर सिंह वाघेला की अब बात कर लेते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर बता दिया। अलका लांबा की बात करें, उन्होंने प्रधानमंत्री को नालायक कहा। अब बयान सुबोध कांत सहाय को लेकर होगी। जो बयान उन्होंने दिया, हिटलर की मौत पीएम मरेंगे, ये बात उन्होंने कही। शेख हुसैन की भी बात कर लेते हैं, जिन्होंने कहा कि कुत्ते की मौत पीएम मरेंगे। अजय राय की बयान की बात करते हैं। बोरी में डालकर जमीन के अंदर गाड़ने की बात उन्होंने कही। बी नारायण राव का बयान देख लीजिए, वो प्रधानमंत्री को नामर्द कहते हैं। जयराम रमेश का बयान आपको बता देते हैं, वो प्रधानमंत्री को भस्मासुर कह चुके हैं। बेनी प्रसाद वर्मा की बात कर ले तो पागल कुत्ता करार उन्होंने प्रधानमंत्री को दिया था। बीके हरिप्रसाद, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गंदी नाली का कीड़ा तक बता दिया था। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जितना आप गाली देंगे उतना ही कमल खिलेगा, क्योंकि कीचड़ में कमल खिलता है। तो अब चुनाव की चाल समझ लीजिए किस तरीके से इसका सीधा फायदा पार्टी को मिला। मोदी को गाली देने का रिजल्ट यह हुआ कि 2014 में चाय वाला का जो तंज था, बीजेपी को 282 सीटें मिलती हैं और प्रधानमंत्री मोदी बन जाते हैं। 2019 की भी बात कर लेते हैं। 2019 में चौकीदार चोर है और बीजेपी को 303 सीटें मिलती हैं, ऐतिहासिक जीत होती है। अब 2022 का आंकड़ा आपके सामने हमने रख दिया है। रावण से प्रधानमंत्री की तुलना की गई, विवादित बयान दिया गया। गुजरात में बीजेपी को 156 सीटें मिलती हैं, कांग्रेस जबकि 17 सीटों पर सिमट जाती है। अब 2024 की बात करते हैं। जातिगत ताने, निजी टिप्पणियां की गई, तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बने। तो ये देखिए किस तरीके से फायदा इसका सीधे तौर पर बीजेपी को मिलता हुआ दिखा। 2025 की बात करें, कांग्रेस ने एक बार फिर वही गलती की। पीएम की मां का अपमान किया गया। बिहार में लोग गुस्से में हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। बिहार चुनाव से पहले विपक्ष की ओर से बड़ी गलती हुई है। क्या प्रधानमंत्री को गाली विपक्ष के लिए आत्मघाती होगा?
क्या बिहार की जनता ऐसी राजनीति स्वीकार करेगी? क्योंकि एक तरफ आप वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन किस तरीके से आपने प्रधानमंत्री और उनकी मां को टारगेट किया, इसको लेकर भी अब लोगों की नाराजगी दिखी है। पीएम मोदी को गाली देने का विरोध लगातार बढ़ते जा रहा है। पटना में आज बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सदाकत आश्रम रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। विरोध मार्च के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को गाली देने की सियासी लड़ाई शुक्रवार को हाथापाई पर उतर आई। राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुर्जी मोड़ से कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम तक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। जमकर रोड़ेबाजी और पत्थरबाजी हुई। गुस्से से आग बबूला बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर में खड़ी गाड़ी के शीशे को चकनाचूर कर दिया। राहुल और तेजस्वी के मंच से पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए पटना से दिल्ली तक आक्रोश है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों का गुस्सा भी चरम पर है। अगर मैं होता तो जुबान खींच लेता उस मंच पे जाकर के। गुरुवार की रात दरभंगा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रिजवी उर्फ राजा सिंहवाड़ा के भोपुरा का रहने वाला है। पीएम को गाली देने के मामले में पटना के गांधी मैदान और कोतवाली थाना, दरभंगा के दलसिंह सराय और सिमरी थाने में केस भी दर्ज किया गया है। ये लोग हताश हैं राहुल जी की लोकप्रियता से, घबरा के और इस तरह का कुत्सित मानसिकता से ये सब काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और उनकी मां को गाली देने का आरोपी रिजवी उर्फ राजा सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। पीएम को गाली देने के मामले में एक ओर सियासत हो रही है तो दूसरी ओर पुलिस अपना काम कर रही है। दरभंगा रिपोर्टर विपिन दास, पटना संवाददाता शैलेंद्र और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको चुनाव की चाल समझाते हैं। पीएम को गाली क्यों चुनाव का गर्म मुद्दा हो गया है, जानिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी देश ही नहीं, दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। मोदी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के दिल में बसते हैं। मोदी को कांग्रेस के मंच से गाली पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, वो आहत हो चुके हैं। कार्यकर्ता जगह जगह पर विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी के मंच से पीएम के लिए कहे गए अपशब्द को लेकर राहुल गांधी से अब माफी की मांग की जा रही है। बीजेपी ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है और इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।